आपका 5वां स्थान पहली बार चुनाव लड़ने के बाद आता है, वो तारीफ का ही बात है सर। और आपको हम जानना चाहेंगे कि आप बताइए कि राजनीति में पहली बार आए तो किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्या क्या सीखे सर, थोड़ा सा आप बताएंगे। कि बायोलॉजी का मतलब जो है ना, ज्यादातर लोग सेक्स समझते हैं और समाज में देखा जाए तो सेक्स एजुकेशन देने के लिए सर हिचकिचाते हैं लोग। लगता है कि सेक्स के विषय में हम बात करेंगे तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। माँ अपने बेटी को सेक्स के बारे में नहीं बताती है, एजुकेट नहीं करती है, ना बड़ी बहन है वो छोटी बहन को एजुकेट करती है। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक हार कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, थक हार कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेंगे और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार साथियों, मैं आनंद आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन मंजिल के इस नए पॉडकास्ट में। साथियों, आज हमारे साथ जो चीफ गेस्ट के रूप में हैं, उनके बारे में यदि आपको हम बताएंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में इनके जीवन से बहुत सारा कुछ सीखने को मिल सकता है। तो चलिए, आज हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हमारे चीफ गेस्ट के रूप में कोडरमा लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी और हजारीबाग के बायोलॉजी के विख्यात शिक्षक सुरेंद्र कुमार अग्रवाल सर हैं। तो सुरेंद्र सर, आपका हार्दिक स्वागत है मिशन मंजिल के इस परिवार में। जी थैंक यू। मिशन मंजिल के सफर में आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चैनल पर हमें मौका दिए हैं। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका जो संघर्ष रहा है सर, बड़ा ही लाजवाब रहा है। बहुत संघर्ष करके सर आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो सर, सबसे पहले हम आपका सफर जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपने शुरू किया, कौन कौन से मुसीबतें आए, किस किस का स्ट्रगल का सामना करके सर आज यहाँ तक पहुंचे हैं। देखिए, संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष कहा जाता है ना, स्ट्रगल इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, या फर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ या सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ दैट पर्सन एक्सप्लेन हिज या हर लाइफ। एक व्यक्ति अपने जीवन में, चाहे वो लेडीज हो जेंट्स हो, एक्सप्लेन करते हैं कि संघर्ष जो होता है जीवन का फर्स्ट पार्ट है। लोग कहता है सेकेंड पार्ट है। बिना संघर्ष का कुछ नहीं हो सकता है। लोग कहा जाता है जैसे धरती पर वी आर गॉड गिफ्टेड एंड सर्टेन टू लाइफ अ डेथ। दुनिया में जितने भी जीव जंतु पैदा हुआ है उसको तो एक दिन मर ही जाना है, वो तो फिक्स है। यहाँ गॉड इज ए नथिंग ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर नहीं। एक सब श्योर एंड सर्टेन है, निश्चित है, कंफर्म है। जो पढ़े लिखे हैं, साइंटिफिक्स है, वो सब समझ रहे हैं कि हम लोग जो पैदा हुए वो रिएक्शन के माध्यम से हुए हैं। बस इसमें स्पेशल क्रिएचर के अंदर ह्यूमन बींग्स आता है, और जो ये जितना जल्दी समझ जाएगा उसके लिए उतना बेहतर होगा। और नहीं तो जैसे कहा जाता है ना कि कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजियस आल्सो फेथ ऑन द गॉड, यानी कि अलग अलग प्रकार के धर्म और भगवान पर विश्वास कर रहा है। लेकिन भगवान है ही नहीं तो विश्वास कब होगा। सुपर नेचुरल पावर के अगर है भी तो दिखेगा नहीं पृथ्वी पर। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी एक कर्म भूमि है, जिसे लोग बोलता है जन्मभूमि, नहीं कर्म भूमि है। कर्म जब करोगे अच्छे तो वर्षों वर्षों तक, हजारों साल तक आप जो है पूजे जाओगे, हर किसी के दिल में राज करोगे। और अगर कहता है कि ये जन्म भूमि है, हम भगवान भरोसे बैठेंगे, भाग्य भरोसे बैठेंगे, तो ये सक्सेस नहीं हो सकता है। और यही मेरा भी जीवनी है कि हम हमेशा संघर्ष अपने पेरेंट्स से, गुरु से जितना भी सीखते आए हैं, जितने भी हम लोग पढ़े हैं, वो आने वाले हिस्ट्री हो गया या साइंस हो गया, सबका एक ही चीज है कि संघर्ष के बिना कुछ नहीं हो सकता है। आज भी हम लोग जितने भी किसी का इतिहास में पढ़ते हैं तो वो भी जीवनी में एक किताब में छपे हुए वो संघर्ष के बदौलत ही छपा है। किसी की कहानी छप जाता है और किसी की कहानी छिप जाता है। बस छप जाता है तो वो अपने आकर के अपने क्षेत्र का हीरो बन गया है, अपना आकर के अपना जो कुछ इतिहास बना लेते हैं। और सर, आपसे हम और भी चीजें जानना चाहेंगे। जैसा कि आपने बताया कि बिना संघर्ष का जिंदगी में कुछ नहीं है। आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आपको अपने हिस्से की संघर्ष करना होगा। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप जो है ना कोडरमा लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं, और कोडरमा लोकसभा का सीट देखा जाए तो टक्कर वाला रहा है सर। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, पहले राजनीति पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। सर, क्या आप जो है फर्स्ट टाइम चुनाव लड़े थे लोकसभा का, या फिर इससे पहले भी कहीं कोई चुनाव में लड़ चुके हैं सर?
नहीं, ये कोडरमा लोकसभा का जो चुनाव लड़े थे 2024 में जी। वो मेरा फर्स्ट चुनाव था और डायरेक्ट हम संसद का चुनाव लड़े। वही हम जो जानना बहुत चाह रहे सारे लोगों का कहना था कि ये तो कभी मुखिया का चुनाव नहीं लड़ा है, पंचायत का नहीं लड़ा है, वार्ड का नहीं लड़ा है और डायरेक्ट ये संसद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आखिर इसका क्या है। तो देखिए, जब तक आखिर लोग जो होता है कि जब इन्वॉल्व होता है पॉलिटिक्स में, तो पॉलिटिक्स मेरा कोई पार्ट नहीं रहा है, ना बैकग्राउंड रहा है राजनीतिक में। हमने क्या है कि जो एक बचपन से एक व्यक्ति जो संघर्ष करता है, जो सपना देखता है कि हम संघर्ष करके एक डॉक्टर बने, एक पढ़ाई करें, टीचर बने, उसी तरह से हमने भी संघर्ष किए, बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनी में भी काम किए। उसके बाद क्या है, जॉब कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के बाद हमें एक अपॉर्चुनिटी मिला कि हजारीबाग में हमारी पोस्टिंग हुआ। हजारीबाग में जब हम सूर्या क्लिनिक में पोस्टिंग हुए थे मेडिकल करने के बाद, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमें पार्ट टाइम ट्यूशन, यहाँ एजुकेशन हब था और शिक्षा के क्षेत्र में हमें आने का एक सुनहरा अवसर मिला और हमने यहाँ 11 और 12 का ट्यूशन स्टार्ट किए 2010 में, जो ABC बायोलॉजी के नाम से ही स्टार्ट किए। लेकिन स्थिति सिचुएशन के अनुसार मोड़ लेता है और यहाँ पर जो हिंदी मीडियम का बच्चा आता था तो उसे बहुत सारे पकड़ नहीं होने के कारण जो होता है अपनी वीकनेस उसे पता चला, तो हमने इंग्लिश भी पढ़ाई। एक्सीलेंट इंग्लिश सेंटर के नाम से लगभग 8 से 9 सालों तक एजुकेशन सेक्टर में रहे। शिक्षा में जब रहे तो बहुत चीजें सीखने मिला, बच्चे को सिखाए भी। एक टीचर जो होता है, लर्निंग ऑफ होल लाइफ, दैट मीन्स इन्वॉल्व इन टीचिंग लाइफ। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर पूरी जिंदगी भर सीखना है तो शिक्षक बनना ही एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और इसमें हमने जब 2010 से पढ़ाना शुरू किया तो मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहा, अच्छी खासा मतलब मेरा फील्ड भी रहा बच्चों का, कि गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का रहा, कोडरमा का, चतरा का, बोकारो का, लगभग जितना भी क्षेत्र का आता है, लगभग 5-6 डिस्ट्रिक्ट का बच्चा हजारीबाग में पढ़ने आता है और अच्छा परफॉर्मेंस भी बच्चे में रहा, अच्छे खासे मेरी पॉपुलैरिटी भी रहा। लेकिन कुछ मोड़ जब आया, जब हमने साल में एक बार जो है शिक्षक दिवस मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर, तो बच्चे ने जो सम्मान दिया हमें, जो हमें एक ऑनरेबल जो है प्रतिष्ठा एक शिक्षक को मिलता है, जो प्राइवेट सेक्टर में रहते हुए भी गवर्नमेंट शिक्षक से हम लोग कम नहीं थे और मान सम्मान अर्निंग भी रहा अच्छे खासा। तो हमने गौर से देखे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक साधारण शिक्षक सा रह करके और उसने अपने पॉलिटिक्स के करियर में क्यों इन्वॉल्व रहा, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति जब तक वो पॉलिटिक्स में नहीं जाता है, जब तक वो अपने राजनीतिक क्षेत्र में नहीं जाता है, तब तक उसका शिक्षा से योगदान जो होता है एक पार्टिकुलर कुछ सीमित एरिया में, कहते हैं सीमित लिमिटेड सेक्टर में उसका सिमट के रह जाएगा। और उसने सेकेंड प्रेसिडेंट भी बने थे, भारत का जो है सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी क्या वो 1962 से 1965 तक एक सक्सेसफुल रहे और वही जीवनी को हम लोग बार बार जो है प्रत्येक साल दोहराते रहे। तो आने वाला समय में जो देखे हम लोग कि जिस तरह से वर्तमान सरकार का जो था कि करप्शन से भरा हुआ है, जॉब को लेकर के जो है जितना सीजीएल का एग्जाम में लीकेज पेपर करवा देना, तो एग्जाम सेटिंग करा देना, तो इस तरह का जो होता है तानाशाही हो गया। तो बहुत सारे पॉलिटिक्स में देखें कि बहुत ऐसे एमएलए, विधायक, सांसद है जिसका बैक रिकॉर्ड में एजुकेशन ही नहीं, ना तो एजुकेशन पर चर्चा करता है। तो हमारी समाज का सुधार कहां से होगा, इसीलिए हमने इन्वॉल्व किए कि चलो संसद का चुनाव लड़ते हैं और देखते हैं कि आखिर लोगों में क्या है। तो बहुत सारे चुनाव लगभग लड़े, तो चुनाव 2024 का रहा जिसमें 9,656 वोट भी आया मेरा। और आप 5वें स्थान पर सर ओवरऑल देखा जाए तो कोडरमा जो लोकसभा है वहां से 15 प्रत्याशी थे और 15 प्रत्याशी में से सर आपका 5वां स्थान पहली बार चुनाव लड़ने के बाद आता है, वो तारीफ का ही बात है सर। और आपको हम जानना चाहेंगे कि आप बताइए कि राजनीति में पहली बार आए तो किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्या क्या सीखे सर, थोड़ा सा आप बताएंगे। देखिए, लाइफ में ना कोई हारता है, आना तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सीखने वाला व्यक्ति तो हमेशा बोले हैं कि संघर्ष करता है। तो हमें ना तो इसमें क्या है कि हमने कोई बाप का प्रॉपर्टी, जो मेरे फादर्स का प्रॉपर्टी को बेच करके आए थे, जो चुनाव में लड़े और जुआ की तरह हार गए। हमने अपना कमाया हुआ, ना तो हमने 1 रुपया किसी व्यक्ति से डोनेशन लिया, हमने अपना कमाया हुआ क्षेत्र से हमने समाज के लिए उतरे। समाज के लिए इसलिए उतरे कि ताकि हमें अगर जनता चुन करके लाते, ये भी हम श्योर थे। जैसे कहता है कि लोग हारने का इंतजार करें और तभी वहां पर खेल जीतने में मजा आता है। तो हम तो ऑलरेडी श्योर जान रहे थे कि हमें हारना ही है 100%, क्योंकि बड़े बड़े लोग जो लगे हुए करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, जहां छल
बल कल सारे चीजों को लगा दिया, जहां से नेशनल पार्टी के रूप में उभरता हुआ अपना महागठबंधन एक तरफ है, एक तरफ बीजेपी का है, उसमें एक तरफ और भी KLM का पार्टी, जैसे जेबी केसेस के नाम से आया था। हाँ। तो जेबी केसेस की पार्टी था, और बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे पार्टी जो है क्षेत्रीय चुनाव, उसमें से हमने एक निर्दलीय फैसला लिया कि चुनाव लड़ेंगे। इसका मतलब है कि अगर एक शिक्षक को अगर कहीं अच्छी पार्टी से अगर प्लेटफॉर्म मिल जाए जी, तब वो क्षेत्र ही नहीं, क्षेत्र से लेकर के राज्य और राष्ट्र लेवल तक का विकास होगा। लेकिन ये जो है पार्टी का मेन जो है कि जहां से सिस्टम और सर्कल बना हुआ है, झंडा लेकर के ढोना बनाना, फिर प्रत्याशी बनाना, तो वैसे सिचुएशन में हमने देखा और चुनाव लड़े तो बहुत कुछ सीखने मिला, हमें लॉस नहीं हुआ, सीखने मिला। मतलब यूं कह लीजिए सर कि पहला चुनाव जो होता है लोग कहते हैं कि सीखने के लिए लड़ा जाता है, दूसरा चुनाव जो हारने के लिए लड़ा जाता है, और तीसरा जो चुनाव होता है वो जीतने के लिए लड़ा जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, कुछ करने के बाद बहुत सारा चीजें सीखने को मिलता है। सर कहते भी हैं कि राजनीति का जो डिफिनेशन दिया गया है ना, कहा गया है कि यदि जो राजनीति है ना वो रक्तपात के साथ किया गया राजनीति युद्ध होता है, और बिना रक्तपात के साथ किया गया युद्ध राजनीति होता है। यानी कि सर कह लीजिए राजनीति भी आज का देखा जाए तो खतरों से कम नहीं है सर। जहां भी आप देखिए बड़ी बड़ी पार्टियां छोटे छोटे पार्टियों को दबाने का प्रयास करता है, वैसे प्रत्याशी जिनसे टक्कर होता है उनको भी दबाने या धमकाने का प्रयास करता है, ताकि वो अपना वोट ले सके, और वोट किसी भी तरह से लेने के लिए वो आतुर हो जाते हैं, उनको सिर्फ वोट से मतलब रहता है। सर तो क्या ऐसा कोई वाकया आपके चुनाव में रहा सर कि आपको भी बड़ी बड़ी पार्टियों की तरफ से ऑफर कह लीजिए या दबाव कह लीजिए कुछ रहा हो? जी, क्योंकि हम उतना, जैसे जो इन्वेस्टमेंट होता है, कहा जाता है एक प्रकार का ये बिजनेस ही हो गया कि पैसा खर्चा करके जाना। दूसरी बात होता है कि ये चुनाव में बहुत प्रकार का छल बल भी लगाया गया है, जिसमें हमने उतरा, हम एक सिंपल तरीके से उतरे और लोगों में एक मैसेज देना चाहें कि अगर एक शिक्षित व्यक्ति अगर समाज में आता है, चुनाव में अगर आता है, तो अपने शिक्षा के बदौलत अगर वो पढ़े लिखे होगा तभी एक समाज से लेकर राज्य और राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, लोगों की समस्याओं को एक दिमाग के माध्यम से सोच सकता है। ये नहीं कि ब्लाइंड रूप से हम किसी भी पार्टी में ज्वाइन किए और पार्टी के बदौलत हमें थोप दे रहा है कि हमारा धर्म ही सबसे बड़ा चीज है, लेकिन नहीं, कर्म सबसे बड़ा चीज है। और इसमें बहुत सारे जो है प्रत्याशी ऐसा है जो एक कहा जा सकता है कि अभी जो शिक्षा में बहुत सारे सुधार की जरूरत होता है। अगर एक 4th क्लास का भी अगर जॉब आता है, अगर एक बच्चे एग्जाम देता है, तो पहला सबसे बड़ा चीज है कि पॉलिटिक्स में एजुकेशन का आना बहुत जरूरी है। अगर एजुकेशन नहीं आता है तो एजुकेशन पॉलिसी जो बन रहा है उस पर डिस्कस लोग नहीं करेगा, एक तरफा ब्लाइंड सपोर्ट कर देगा, जो आने वाले समय के लिए गरीब एक गरीब के रूप में रह जाएगा और एक अमीर अमीर के रूप में हो जाएगा, जिससे एक बहुत बड़ी खाई हो जाएगा, और जिससे लोग आज भी इस्तेमाल कर रहा है। जाकर के ये चुनाव में लड़ने से हमें ये सीखने मिला कि बहुत ऐसी स्थिति खराब है लोगों में कि 5,000 रुपया में, 500 रुपया में अपना वोट को बेच दे रहे हैं। तो लोग एक क्या है कि फ्री का खाने का सिस्टम में बना दिया, जो 5 किलो अनाज के सिस्टम। ये नहीं देखा जा रहा है कि समाज की करप्शन कैसे दूर होगा, डेवलपमेंट्स कैसे दूर होगा, एजुकेशन की पॉलिसी कैसे बनेगा, यहाँ एम्प्लॉयमेंट्स कैसे बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल एरिया कैसे बढ़ेगा, उस पर कोई पॉलिसी और ना कोई भाषण होता है। केवल जो अपना पार्टी का जो कैडर लोग होता है और जो पार्टी का, नेशनल पार्टी का अपना जो स्लोगन्स रहता है, उसी के आधार पर वो प्रचार करना शुरू कर देता है। तो आने वाला समय में ये देखा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 4th क्लास का जॉब कर रहा है तो उसके लिए भी एक इंटरव्यू होता है, एग्जाम होता है, फेस करना होता है। लेकिन एक पॉलिटिक्स ही ऐसा क्षेत्र बना दिया गया है जहां पर अनपढ़ आदमी भी चुनाव लड़ सकते हैं, जहां कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होता है। तो इसी आधार पर क्या होता है कि वहां पर रक्तपात तो होगा ही, ब्लैक मनी का भी वहां पर आवागमन होता है कि बहुत सारे लोगों में जाकर के सीट खरीदो, एक बड़ी पावर मिल जाएगा, उसके बाद इस्तेमाल करो, जिससे समाज का भला नहीं हो सकता है जब तक शिक्षित व्यक्ति नहीं होता। और शिक्षित व्यक्ति में अभी सबसे बड़ा समस्या ये है कि झारखंड में खास करके शिक्षा का बहुत अभाव है जी। भले सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे या स्टेट गवर्नमेंट बोल दे, लेकिन शिक्षा का इतना स्तर गिरा हुआ है और इकोनॉमिकल कंडीशन भी इतना है कि पर कैपिटा अगर इनकम निकाला जाए लोगों में, तो ऐसी स्थिति है कि 1,000 रुपया मैया योजना में लाइन लगा दे रहा है, तो पर कैपिटा इनकम क्या होगा।
आप सोच सकते हैं कि इस तरह का क्या स्थिति होगा। दूसरी बात है कि खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है, फिर भी 1,000 रुपया में लोग लाइन लगा दे रहे हैं। तो आखिर कारण है कि पर कैपिटा इनकम यानी गरीबी बहुत ज्यादा है। दूसरी बात है कि 500,000 रुपया में अगर कोई बिक जा रहा है, इसका मतलब उसके पास शिक्षा की कमी है। और एजुकेटेड पर्सन, अगर बहुत सारे लोग कहा जाता है ना कि बहुत ऐसा चीज है कि चुनाव आयोग को भी इसमें सुधार करने की जरूरत है, और जनता को तो एकदम सुधार करने का बहुत ज्यादा है कि शिक्षा का। और जो भी सरकार में है उससे विनम्र निवेदन है कि आप कुछ मत दीजिए फ्री, लेकिन शिक्षा जरूर दीजिए। अगर आप शिक्षा देते हैं तो शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, और एक समय आएगा। अगर लोग कहता है कि संविधान लिखे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो कोई 5वां क्लास का कोई आदमी कहीं नहीं लिख दिया, अनपढ़ क्यों नहीं लिख दिया? आखिर वहीं पर लोग बैठे हुए हैं, तो आज उसकी संविधान और नियम कानून को क्यों चला रहा है? इसका मतलब शिक्षा से ही हमारा देश चलता है। इसका मतलब तो शिक्षा ही बहुत बेहतर चीज है, और जो भी है शिक्षा और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए उसको रोजगार का क्षेत्र खोलना ही होगा। सर कहते हैं कि राजनीति बड़ा गंदा है, लेकिन राजनीति तभी सुधर सकता है जब शिक्षित आदमी राजनीति में आएंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखिएगा, शिक्षित लोग जो है ना उनको राजनीति में आने का मौका ही नहीं मिलता है। सर आप एक जो है ना हजारीबाग के विख्यात शिक्षक हैं, और बायोलॉजी बच्चों को बड़े ही मजेदार तरीके से पढ़ाते हैं, और बायोलॉजी जो है ना स्टूडेंट इंटरेस्ट भी लेकर के पढ़ता है। सर आप क्या कहना चाहेंगे वैसे स्टूडेंट को जो अभी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा है? सर देखिए, जितना तमाम स्टूडेंट देख रहे हैं वो सबसे, या फिर उसके पेरेंट्स देख रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति अगर देख रहे हैं, तो बायो एक ऐसी सब्जेक्ट है, साइंस का मतलब ही उठा लीजिए कि ये रियल साइंस है जी, जो वर्तमान में, जो पास से नहीं जुड़ा जाता है, वर्तमान में जुड़ता है और आने वाले भविष्य के लिए एक सुनहरा अवसर होता है। पहले तो बायोलॉजी एक ऐसी जो है सब्जेक्ट है जिसमें से लोग जो होता है 100% में 20% ही लोग सेलेक्ट करता है कि बायो लेंगे। तो बायो लेने वाले स्टूडेंट और पेरेंट्स जो बच्चे को बायो करवा रहे हैं, वो सर्टेन एंड श्योर निश्चित है कि हमारे बच्चे बेरोजगार नहीं होंगे। क्यों बेरोजगार नहीं होंगे? क्योंकि इसमें ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना तो कैंपस सिलेक्शन की जरूरत है। अगर आपके बच्चे अगर छोटा मोटा कोर्स अगर पारा मेडिकल का भी कर लेता है, बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर लेता है, और अगर नीट का क्वालिफाई करके अगर डॉक्टर का भी कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि इसमें देखिए, कोई भी सेक्टर का अगर एग्जाम की तैयारी करवाता है, अगर रेलवे का हो या कोई भी क्षेत्र का उठा लीजिए जिसमें 60 साल के बाद रिटायर कर जाता है, लेकिन अगर मेडिकल सेक्टर में अगर कोई चला गया तो मेडिकल सेक्टर में चला जाने के बाद उसका टेक्निकल भी आ गया, थ्योरी कोर्स भी हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद वो 60 साल में जब रिटायर करता है तो उसका और चलेगा मेडिकल सेक्टर, क्योंकि एक एक्सपीरियंस अनुभव के आधार पर। और प्लस क्या है कि अपने लाइफ को सुरक्षित हो जाएगा, अपने एक फैमिली को सुरक्षित। आज कोरोना काल आया था, आपको एक एग्जांपल देते हैं कि कोरोना जब आया था 2020 में जी, उस समय सारा सेक्टर, सारा विभाग, सारा डिपार्टमेंट और रिलीजियस धर्म तक बंद था, लेकिन एक ही डिपार्टमेंट खुला हुआ था, कौन? मेडिकल साइंस खुला हुआ था। इसका मतलब यह साबित करके दिखा दिया है कि इसका मतलब धर्म नहीं, साइंस बचा सकता है। अगर धरती पर बचाया हुआ है तो अगर साइंस बचा सकता है। और आपको एक एग्जांपल देते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, कोई भी धर्म हो, अगर ये एग्जांपल के तौर पर देते हैं कि अगर वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कहीं भी चला जाए हो, लेकिन धर्म के आधार पर वो एक पेशेंट को अगर ठीक नहीं कर पाएगा वो। लेकिन अगर एक पैरासीटामोल टेबलेट निकला है तो टेबलेट में ये साइंटिफिक मेथड से ऐसा दिया है कि अगर वो व्यक्ति खाता है तो उसका सारा बुखार उतार देता है, यानी वो कोई भी धर्म का हो। इसका मतलब धर्म एक फेथ है। कहता है क्या कि वर्शिप इज ओनली फॉर स्टाइल एंड फेथ ऑन द गॉड, बट इट इज नॉट अ रियल या राइवल ऑन द अर्थ। ये पृथ्वी पर कभी प्रकट ही नहीं हो सकता है जिस चीज को। लेकिन आज जो होता है देखिएगा, चुनाव में सबसे ज्यादा बढ़ावा उसी को देगा कि नहीं मेरा धर्म बड़ा है, मेरी जाति बड़ा है, तो सब कुछ बड़ा है। तो डॉक्टर के पास जब जाते हो तो क्यों नहीं कहते हो कि मेरी जाति का डॉक्टर मिल जाए? ये नहीं कहते कि मेरे डॉक्टर जो बनाया हुआ जो दवा है वो दवा में ये चीज नहीं मिला हुआ है, क्योंकि जान रहे हो कि दवा में जो दवा बनता है, मेडिसिन वगैरह, वो किससे बनता है? यानी प्लांट और एनिमल सेल से बनता है। तो यहाँ तो लफड़ा ही नहीं, जिंदा रहने के लिए एक जीव दूसरे जीव को खाएगा। अब रह गया कि गवर्नमेंट को कभी भी एक शब्द अगर किसी भी पॉलिटिक्स के लोग अगर धर्म वर्ड का यूज कर दिया, रिलीजियस वर्ड का, मतलब वो रियल पॉलिटिक्स नहीं है, वो एक ऐसी नीति को खेला जा रहा है जिससे वो अपने स्वार्थ को पूरा कर रहा है। और कभी भी दंगा में देखिएगा कि जब किसी भी धर्म का दंगा होता है या रोड पर धरना होता है तो ना तो नेता का बेटा होगा कभी, और ना तो कोई कॉर्पोरेट कंपनी का बेटा होगा। आम जनता को लड़ाने का काम करता है केवल, और अपनी स्वार्थ को पूरा करता है
इसी चीज को जनता को समझना होगा, हर व्यक्ति को समझना होगा, हर विद्यार्थी को भी समझना होगा कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो एक साइंस है और साइंस का क्रेज भी बढ़ रहा है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम अभी थोड़ा स्लो है, तो लोगों में लगेगा टाइम। उसके बाद धीरे धीरे एजुकेशन के सेक्टर जो है कंप्लीट रूप से जब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाएगा तो हमारा देश एक साइंस की ओर विकास करेगा। और जरूर हमें आशा है कि आने वाला जो समय है वो जरूर विकास की ओर दिख रहा है। सर आप एक बायोलॉजी के टीचर हैं और अभी यदि देखा जाए ना तो जो छात्र 11 और 12 में या फिर ग्रेजुएशन में हैं उनके बीच में देखा जाता है ना तो क्या है कि प्यार के चक्कर में पड़े हुए हैं सर, उलझे हुए हैं। उनका लाइफ क्या है ना पूरा मकड़ी के जाल के जैसा उलझ गया है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि प्यार हमारे लिए जरूरी है या कैरियर जरूरी है। लड़का लड़की को पटाने में लगे हैं, लड़की लड़के को पटाने में लगे हैं, या फिर कह लीजिए यूं कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपना कैरियर सर बर्बाद कर रहे हैं। उनको आप अपने जो है ना बायोलॉजी के क्लास से या फिर किस प्रकार से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो लड़का और लड़की अभी प्यार के बारे में बताएं तो दुनिया सृष्टि का रचना ही हुआ है एक मेल और एक फीमेल से हुआ है जी। तो ये तो जरूरी है। अगर कोई बच्चा, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि हम अपना लाइफ को बनावें, कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि कैरियर को बना लेते हैं, फिर हमें शादी ब्याह करना और अपना परिवार चलाना है, तो वैसे स्थिति के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसा चाहता है कि हम अपना कैरियर, कभी भी एक कहा जाता है कि दो नाव पर रहने पर बहुत नुकसान होता है, शायद ही कुछ सक्सेस होता है, तो इस पर ज्यादा कमेंट करना उचित नहीं है। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिसको लगता है कि नहीं हमारा कैरियर सेटिंग होने में एक लंबा समय लगेगा। सरकार अभी सीजीएल, अभी देख लीजिए कि झारखंड में जो ऐसी स्थिति बना सीजीएल के लिए, एक लड़का 7-8 साल 10-10 साल से तैयारी कर रहा है, उसकी उम्र एक्सपायर हो गया, 35-36 साल हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? कैरियर के चक्कर में तो आपने आधी जिंदगी बर्बाद कर दिया है। तो 60 से 70 साल मनुष्य का लाइफ है, 70 से 80 साल है, जिसमें 35 साल वो बेचारा पढ़ के गुजार दिया, सरकार अपना मलाई मार रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई लड़का अगर सोच रहा है, अगर कोई लड़की चाह रही है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होता है, तो गवर्नमेंट भी इस पर छोड़ दिया है कि 19 साल का जो है 18 साल की लड़की हो गया, 21 साल का लड़का है, कहते हैं कि जब बेटा बेटी राजी तो की करेगा मैया और बाजी। जिंदगी में जरूरी है और जरूरी है, लेकिन आप एक डिसीजन है, जैसे कहता है कि हर जॉब के लिए एक उम्र फिक्स होता है, इसलिए जो होता है आप अपनी उम्र का एक टारगेट बना दीजिए। जैसे हमने अपना उम्र का टारगेट बनाए थे कि अगर हमें जॉब लगे, हम पढ़ाई करें, अगर जॉब लगे या ना लगे हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट सेक्टर से नहीं, हमको अपने आप पर कॉन्फिडेंस है कि 28 साल तक जाते जाते 28 इयर्स में हमने क्या है कि अपना जो है कि लाइफ सेटल करके शादी ब्याह करेंगे। तो हमने 28 साल में सेटिंग किया, अब हमने एक पारिवारिक लाइफ को, तैसे हर स्टूडेंट को एक टारगेट होना चाहिए, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, एक टारगेट फिट कर ले आप। नहीं तो ऐसे तो केमिकल हार्मोनल अटैचमेंट है। अगर कोई लड़का कोई लड़की को गर्लफ्रेंड बनाता है या कोई लड़की बॉयफ्रेंड बना रहा है, और अगर ये दोनों में तक केमिकल एक अट्रैक्शन होता है, केमिकल जो होता है बॉडी के अंदर हार्मोनल अट्रैक्शन जिसे कहते हैं, तो हम लोग एक चैप्टर भी पढ़ाना है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जो आकर्षित करता है और बॉडी हमारा रिक्वायरमेंट करता है उसके अनुसार। लेकिन यहाँ बात रह गया कि वो हार्मोनल जब अट्रैक्शन कर रहा है तो वहां पर उसको पेशेंस भी करना पड़ता है। मास्टर क्लाइंट उससे पेशेंस रखता है कि अगर हम इसे कंट्रोल कर लेते तो बहुत बढ़िया आगे कुछ समय के लिए, बाकी तो अपना बाल बच्चा देखे। हर जितने भी है जीव जंतु, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, एक मेल और एक फीमेल जरूरी है, तो उसको तो लाइफ में मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर कोई बॉय और फ्रेंड गर्लफ्रेंड अगर बना रहा है, अगर सामने से हार्मोनल अटैचमेंट है, तो देखिए अगर इसको कहता है कि प्यार है तो प्यार बिल्कुल गलत है। ये एक हार्मोनल आकर्षण जिसे कहते हैं, हार्मोनल अटैचमेंट कहें या केमिकल अट्रैक्शन कहते हैं। अगर कोई एक लड़की एक लड़का से प्यार कर रहा है या एक लड़की एक लड़का से प्यार कर रहा है, पता चले बाद में कि वो लड़की जो है किलर है, देखना छोड़ के भाग जाएगा, चाहे लड़की है या लड़का है। क्योंकि शादी ब्याह जो करा है, जब एक लड़का लड़की शादी के लिए देखने जाते हैं तो फिजिकल देखता है, हाइट देखता है, मिला लेता है, बैकग्राउंड देखता है। क्यों देखता है? कि आने वाला समय में अब शादी होता है तो तुरंत लोग आशीर्वाद देता है, हाँ जल्दी जल्दी बाल बच्चा हो जाए। मतलब क्या है कि मैरिज इज ए लीगल टेंडर टू अटेंड ऑफ सेक्स एंड रिप्रोडक्ट ऑफ देयर जनरेशन। ये तो वर्षों से जो एक जीवन, ये सृष्टि की रचना ही है। मेरे दादा दादी माँ बाप ने जब शादी ब्याह किया तो एक कल्चर के सिस्टम से हम लोग का जन्म, हम लोग शादी ब्याह किया, आने वाला पीढ़ी, तो रिप्रोडक्शन इज ए नेसेसिटी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेनेंस ऑफ देयर जनरेशन। अपनी जनरेशन को मेंटेन करने के लिए तो उसका शादी ब्याह। अगर कोई लड़की चाहेगी कि मेरा शादी नहीं होगा, हमारा खुदे सेक्स है, अगला क्या है कि बॉयफ्रेंड बना ले, सेक्सुअल पार्टनर को बना ले, अगर वो ना भी बनाएगा तो भी उसका पेरेंट्स उसको बना देगा, शादी ब्याह कर देगा।
जी। अगर लड़का भी, तो कुछ लोग जो होता है अपनी मेन जो होता है पर्पस को भूल जाता है और मिलता है उसको पढ़ने के लिए तो काम करने लगता है कुछ और। तो ये गलत है और 100% गलत है। अगर कोई, मेरा एक दोस्त था, एग्जाम्पल देते हैं, एक दोस्त खैनी खा रहा था, उसने हमको बोला कि अरे खैनी खा लो, समझ में। तो हमें खैनी के बारे में एग्जाम्पल, हम बोले कि अगर ये अच्छा चीज है तो आप अपने बाल बच्चा परिवार के सामने खैनी खाइए, थोड़ा सा वाइफ को दे दीजिए, थोड़ा बच्चा को दे दीजिए, थोड़ा हमको भी दीजिए, खा लेंगे। अगर ये छुपा के खा रहे हैं इसका मतलब वो गलत चीज है। तो अगर कोई लड़का और लड़की प्यार कर रहा है, अगर खुलेआम घूम रहा है, मतलब उसके पेरेंट्स जान रहे हैं तो अच्छी चीज है, मतलब सेटल कर दिया शादी। और अगर वो छुप के मिल रहा है, मतलब कि ये जानिए हार्मोनल अटैचमेंट है और वो खुद गलत कर रहा है, जबकि वो जरूरी है। अगर वो कन्वर्ट कर लेता है मैरिज में तो सही बात है। बाकी तो है लाइफ, वो कहते हैं कि जिंदगी सबका अपना अपना है, जीने का स्टाइल है, ढंग है, तरीका है। हम लोग का काम होता है कि एक अच्छी शिक्षा दे, ताकि एक व्यक्ति पर्सनल अपने जीवन से नहीं जुड़ा होता है, समाज से जुड़ा होता है, राज्य से जुड़ा होता है और राष्ट्र से जुड़ा होता है। हो सकता है कि वर्ल्ड में भी उसका योगदान हो, विश्व में भी अगर वो साइंटिस्ट बन जाते हैं तो योगदान है, कुछ ऐसे नए चीजों को डिस्कवर करता है जो दुनिया उस पर फिदा हो जाए। तो ये कभी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। सर बायोलॉजी को यदि देखा जाए तो स्टूडेंट चाहते हैं कि हम जो है ना बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, यानी कि अपने बारे में जान रहे हैं, अपने जीवन के बारे में जान रहे हैं, जिंदगी में आने वाले तमाम तरह की बीमारियां और प्रॉब्लम्स के बारे में जान रहे हैं। और समाज को यदि देखा जाए सर तो क्या है ना कि बायोलॉजी का मतलब जो है ना ज्यादातर लोग सेक्स समझते हैं, और समाज में देखा जाए तो सेक्स एजुकेशन देने के लिए सर हिचकिचाते हैं लोग। लगता है कि सेक्स के विषय में हम बात करेंगे तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। माँ अपने बेटी को सेक्स के बारे में नहीं बताती है, एजुकेट नहीं करती है, ना बड़ी बहन है वो छोटी बहन को एजुकेट करती है। तो क्या सर वाकई में समाज में जो सेक्स है उसके लिए एजुकेशन जरूरी है या नहीं? देखिए अभी जो सेक्स का जो क्राइम बढ़ रहा है, इसके तहत जो होता है सेक्स क्राइम बढ़ रहा है, बहुत सारे इलीगल चीजें जो बढ़ रहा है, तो सेक्स एजुकेशन बहुत नेसेसरी है। स्पष्ट रूप से किताब में भी लिखा हुआ है कि सेक्स इज ए नेसेसरी फॉर, कहता है सेक्स एजुकेशन इज ए नेसेसरी टू ऑल young adolescent generation to maintenance of their standards या पर्सनल हाइजीनिक्स एंड सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस। तो सेक्स जो होता है, सेक्स एजुकेशन जो होता है, जितने भी एडोलेसेंस होता है उसे युवा लोगों को अगर मिल जाता है तो अपने कोई भी काम करने से पहले वो अपने आप को एक अंधकार से उजाला की ओर आ जाता है। जैसे उसे शिक्षा मिल जाता है तो कोई भी काम करने से पहले वो सतर्क और सावधान हो जाता है कि हमारे लिए क्या नुकसान हो सकता है, समाज के लिए, मेरे लिए क्या हो सकता है, अगला के लिए क्या हो सकता है। तो अपने आप अगर एक 2 साल का बच्चा है उसको आप बोलेगा कि बेटा ये चॉकलेट लो कुआं में कूद जाता, कूद जाएगा, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है। लेकिन वो 5 साल का जब बच्चा होगा तो क्वेश्चन करेगा कि हम कुआं में कूद जाएंगे तो मेरा पैर टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा। तो ऐसे लोग जैसे जैसे शिक्षित होगा वैसे वैसे वो खुद डिसिप्लिन में आते जाएंगे। और एजुकेशन के तहत, एजुकेशन में एक इतनी पावर है कि एक जो होता है कहता है कि बिगड़ेल बैल भी जो होता है सुधार में आ जाता है। एक पर्सन इज ए वैंडरिंग इन द डार्कनेस ऑफ द वर्ल्ड विदाउट एजुकेशन, सो एजुकेशन इज नेसेसरी टू ऑल लिविंग ऑल पर्संस या लाइक हायर सेकेंडरी, या आल्सो वी कैन से कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन अप टू फॉर ऑल पर्संस, लेजिस्लेशन फॉर लेजिस्लेशंस, समझ में, या लेजिस्लेशन फॉर ऑल पर्संस लाइक हम लोग कह सकते हैं इसको कि जितने भी चाहे लोअर या हायर पर्संस हो। जैसे कहा जाता है कि एजुकेशन एक ऐसी कंपलसरी बनाना चाहिए कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो हर व्यक्ति को आना, चाहे नहीं ईटा भट्टा में हो। क्राइम तो सेक्सुअल क्राइम नहीं रुकेगा अगर सेक्स एजुकेशन नहीं हुआ। तो कोई कह रहा है कि बकरी चलाने गया वहां घटना घट गया, तो कोई ईटा भट्टा में काम करने गया वहां उसी के नाम पर पॉलिटिक्स कर देता, राजनीतिक है। लेकिन सेक्स क्राइम कैसे रुकेगा? इसको रोका जा सकता है। राजनीतिक लोग कहते हैं कि रोक देंगे, लोग एक भी कह रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे। पॉपुलेशन कंट्रोल कोई गवर्नमेंट सेक्टर से नहीं आता है। पॉपुलेशन कंट्रोल एजुकेशन ही है एक सबसे बड़ा चीज जो सारी करप्शन को दूर करने का एकमात्र तरीका है, जिसे दूर किया जा सकता है। और सेक्स एजुकेशन तो बहुत जरूरी है जिससे क्राइम को रोका जा सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो है बहुत अच्छे तरीके से जानकारियां दिया है। और आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो से बहुत सारी चीजें सीखे होंगे, और सिर्फ सीखना ही नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारने की जरूरत है, ताकि आपका भी जीवन शानदार बन सके, जबरदस्त बन सके। तो साथियों आप सभी से हम लेते हैं विदा और मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बस इतना ही कहेंगे कि अपने कदमों को हमेशा आगे बढ़ाते रहिए, मिशन मंजिल से मिल करके छुएंगे आसमां एक दिन।